हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री का, उसमें अगले टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वाकाटक, राष्ट्रकूट एवं चोल, ये तीनों साम्राज्य के बारे में आज जानेंगे। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं इस चैनल पे, उसको देखें। इसके बाद सिनॉप्सिस प्लस क्वेश्चंस भी बनाए जा चुके हैं, क्वेश्चन के सीरीज चलाए जा चुके हैं, उसको देखें। इस चैनल पे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे, उसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। ये जो वीडियो है मेनली बीपीएससी, जो 70वीं बीपीएससी होने वाला है उसके लिए। बिहार में जो बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन हो रहे हैं, बिहार टीचर के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन, और यूपी में जो आरओ का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए। इसके बाद झारखंड में जो जेपीएससी जेएसएससी, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बकाटक वंश, बकाटक वंश जो था, ये देखिएगा कि जो साउथ का है तो मेनली उसी में था। चाहे चोल हो, राष्ट्रकूट हो, वाकाटक हो, तो इसी में देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे विदर्भ वाला एरिया जो महाराष्ट्र का देखते हैं, वहीं पे ये राजवंश था। इस वंश का नींव डाला था विंध्य शक्ति ने। तो विंध्य शक्ति जो इसका संस्थापक था, यही नींव डाला था। वह विष्णुवर्धन गोत्र का ब्राह्मण था। इसके उत्तराधिकारी हरेत पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और 4 अश्वमेघ यज्ञ एवं 1 वाजपेयी यज्ञ किया। तो ये जो था उसका उत्तराधिकारी विंध्य शक्ति का कौन था? प्रवरसेन। बकाटक वंश की नागपुर शाखा के शासक रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ था। किससे? तो यही बकाटक वंश का जो शासक था उससे। इसी वंश के प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक कार्य जो नाटक था, वही काव्य की रचना की थी। इसी वंश का जो था प्रवरसेन द्वितीय, सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी। देखते हैं अब आगे राष्ट्रकूट। वकाटक में बस उतना ही था। राष्ट्रकूट के देखिए जो इसके पहले, मतलब कि ये सब जैसे आप देख रहे होंगे कि जो वंश था, वंश के बाद यहाँ पे जो उसके संस्थापक है उसको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे ये था, तो दंती दुर्ग देख रहे होंगे, तो ये दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। तो ऐसे ही कि चोल का स्थापना किसने किया था, ऐसे ही चालुक्य का कौन था। तो सब प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, खासकर जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो राष्ट्रकूट बदामी के चालुक्य के सामंत थे, वही जो है चालुक्य जो था उसी के सामंत थे ये। दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के समकालीन था। मतलब राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, जब पिछले वीडियो हम लोग कर रहे थे तो उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष देखे थे, तो वही त्रिपक्षीय संघर्ष में देखे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट को। तो इसी के, तो ये अभी पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट, तो जो पाल और प्रतिहार था उसी के समकालीन थे लोग। इसके बाद देखते हैं इसके शासकों को। तो दंती दुर्ग, यही संस्थापक था। जैसे यहाँ पे दंती दुर्ग लिखा गया है, यही संस्थापक था इसका, राष्ट्रकूट का, जिसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसका नाम रखा था राष्ट्रकूट। अरबों का आक्रमण विफल करने के कारण चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ और खंडावलोक की उपाधि दी थी। तो यही दी, अरबों का आक्रमण ये विफल कर दिया था। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राजधानी कहाँ थी, मतलब जो राष्ट्रकूट थे उनकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत में। इसके बाद अगला शासक बनता है कृष्ण प्रथम। बदामी चालुक्य के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। ये बदामी के जो चालुक्य थे उनके अस्तित्व को, जो कृष्ण प्रथम थे, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का
जो कैलाश मंदिर है यही। इसके बाद ध्रुव को देखेंगे, इसको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव ने त्रिशतात्मक संघर्ष में, मतलब वही त्रिपक्षीय, दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल दोनों को पराजित किया था ध्रुव ने। तो ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो था अगला शासक बनता है। गोविंद तृतीय जो था चालुक्य शासक को पराजित कर, ये पराजित है, वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, हिरल और गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया था। मतलब एक तरफ गोविंद तृतीय लड़ रहा था जो राष्ट्रकूट का था, एक तरफ 4 लोगों का एक संघ था जिसमें पल्लव भी शामिल थे, पांड्य भी थे, केरल वाले किरल भी थे और गंग राज्य थे। सभी को पराजित कर दिया। ये गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल को, ये देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, धर्मपाल है, धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित कर दिया था। ये प्रतिहार शासक को उसने मालवा छीनकर अपने एक अधिकारी परमार वंश के उपेंद्र राज को सुपुर्द कर दिया। तो यही है, कौन किया था? तो गोविंद तृतीय। आगे देखते हैं अमोघ वर्ष। 814 से लेकर 878 ईस्वी तक शासन करता है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का महान शासक था। अमोघ वर्ष जो था विद्या और कला का उदार संरक्षक था। कवि राजमार्ग, उसने क्या क्या उपाधि धारण की? कवि राजमार्ग, प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना क्या किया था? कन्नड़ भाषा में किया था। कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना किस भाषा में किया था? तो कन्नड़ भाषा में। और देखिए इसकी राज जो सभा थी, राजसभा में आदि प्राण या आदि प्राण के लेखक जिनसेन तथा गणित सागर, ये गणित सागर संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू निवास करते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में कौन कौन लोग थे? तो एक तो थे ये आदि प्राण के लेखक जिनसेन और गणित सागर संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू, ये 3 लोग निवास करते थे इसी में। अमोघ वर्ष जो था जैन धर्म मानता था, ये जैन धर्म के अनुयायी था। आगे देखते हैं इंद्र तृतीय, इसको देखते हैं। इंद्र तृतीय जो था और कृष्ण तृतीय इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अल मसूदी अरब यात्री था जो इंद्र तृतीय के समय आया था। राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभ राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। ये बताया है कौन? अल मसूदी ने। ये ध्यान रखेंगे कि अल मसूदी ने किसको सर्वश्रेष्ठ बताया। मेनली इससे प्रश्न पूछता है अल मसूदी जो था कहाँ का था, किसके शासनकाल में आया था, इसको ध्यान रखेंगे। कृष्ण तृतीय ने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। ये इसका उपाधि है। कांची और तंजौर को जीतने के बाद उसने कांची युम और तंजू युम कोंड, ये 2 उपाधियां धारण की इसने। उस टाइम उपाधियां देख ही रहे हैं, एंशियंट में पूरा उपाधि पर ही सब कुछ चल रहा है। चोल विजय के पश्चात वह आगे बढ़कर रामेश्वरम तक गया और उसने विजय स्तंभ तथा देवालय की स्थापना की। मतलब ये जो थे राष्ट्रकूट जो थे, ये चोल को ये जीतने के बाद यहाँ रामेश्वरम देखते होंगे, तो यही रामेश्वरम तक गया था और वहां पे स्थापना किया था किसका? विजय स्तंभ का और देवालय का। तो ये सब था। और देखते हैं कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड द्वितीय के मंदिर बनवाए थे। ये 2 मंदिर है, कृष्णेश्वर और गंड मार्तंड मांडादित्य का। उसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा के कवि कौन रहते थे? पोन नाम है, ये कवि थे कन्नड़ भाषा में। इन्होंने एक रचना की थी शांति पुराण की।
शांति पुराण की रचना किसने की? कवि पोन ने। किस भाषा में की? कन्नड़ भाषा में। तो 774-75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय, ये राजा है, राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन, कर्क द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। मतलब इसके बाद कल्याणी वगैरह आएगा, तो मेनली कल्याणी को किसने, उसका संस्थापक कौन था, यही सब प्रश्न पूछते हैं। तो ये फिर अब देखेंगे हम लोग मेन जो है चोल। चोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको देखें। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। 850 से लेकर 875 ईस्वी तक शासन करता है। उसने तंजौर या तंजाउर को जीतकर नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। उसके उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित वर्मन को परास्त कर चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया। कौन? तो यही शासक था विजयालय। विजयालय के बाद जो आदित्य प्रथम हुआ था, तो यही उत्तराधिकारी था जो जिसने सबको हराकर चोल को एक स्वतंत्र शासन चलाने के लिए सुरक्षित कर दिया। उसने कोंडारम की उपाधि धारण की थी। कौन? आदित्य प्रथम ने। आगे देखते हैं परांतक प्रथम। इसमें बहुत सारे शासक आएंगे। चोल शासक परांतक प्रथम ने 915 ईस्वी में बेलूर के युद्ध में, तो ये ध्यान रखेंगे, युद्ध लड़ा था बेलूर का, पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम भी उपाधि धारण किया था मदुरई कोंड की। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तकोल्लम के युद्ध में चोलों को पराजित कर दिया। ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय, इन्होंने तकोल्लम के युद्ध में पराजित कर दिया। किसको? तो चोल शासकों को। उत्तर मेरूर अभिलेख से परांतक, उत्तर मेरूर जो अभिलेख है वो परांतक प्रथम का है। इसमें स्थानीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। चोल जो है, चोल मेनली जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन जो था, चोल जाना जाता है स्थानीय स्वशासन के लिए, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। राज प्रथम ने सर्वप्रथम चेरों को सेना को कंडर में परास्त किया था, चेर सेना को। तो ये ध्यान रखेंगे कि चेर सेना को कंडर में परास्त कौन किया था? तो राज प्रथम ने। तत्पश्चात चालुक्य, पांड्य, दक्षिणी मैसूर के गंग राजाओं को पराजित किया। मतलब ये भी जो था बहुत सारे राजाओं को पराजित किया था। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया एवं नई राजधानी पोल्लनरुवा को बनाया, जिसका नया नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो राज प्रथम था महेंद्र पंचम को पराजित किया था। श्रीलंका के जीते गए क्षेत्र का नाम मामुंडी चोलपुरम रख दिया बाद में। राज प्रथम शैव था जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। तो बहुत सारी उपाधियां हैं। मेनली जो इसमें बनता है कि ये किसके किसके सेना को, जैसे श्रीलंका को ये परास्त किया था, श्रीलंका में जो महेंद्र पंचम थे, तो ये सब क्वेश्चन बनता है। राजेंद्र चोल ये महान शासक था। इसकी उपलब्धियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तिरुवालनाडु और करंदाई से, ये दो अभिलेख है, यही से प्राप्त होती है। 1017 ईस्वी मतलब 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया। देखिए राजेंद्र प्रथम ने, बहुत महत्वपूर्ण शासक था। श्रीलंका की विजय का उपरांत राजेंद्र ने पांड्यों तथा चेरों पर भी आक्रमण कर दिया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर उसने उपाधि धारण किया था गंगई कोंड चोल का, ये उपाधि थी इनकी, और इसी के नाम पे इन्होंने एक नगर भी बसा दिया, गंगई कोंड चोलापुरम, ये नगर है, इसी को राजधानी इसने बना लिया था। तो ये देखें
अब राजा धीराज प्रथम, यह भी शासक है, इसने पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेशक को परास्त किया और विजय राजेंद्र तथा वीराभिषेक की उपाधि धारण की। तो यही एक आदमी को परास्त किया था, इस चालुक्य शासक को। कुलोत्तुंग प्रथम, ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसके समय से चोल चालुक्य वंश का शासन आरंभ होता है। इसके समय सिंहली नरेश, ये देखिएगा बार बार पूछता है ये, इसके समय सिंहली नरेश विजय बाहु ने श्रीलंका को स्वतंत्र करा लिया, जिससे कुलोत्तुंग ने अपने पुत्री जो थी उसका विवाह कर दिया अपनी पुत्री का। उसने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा था, मतलब विकसित अवस्था में थी इसकी व्यापार। वैष्णव संत रामानुज उसके समकालीन थे, जिन्हें उसने राज्य से निकाल दिया था। देखिए ये क्या क्या हो रहा है इसमें। करों को हटाने के कारण कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगम तरवित कहा गया है। तो ये कर जो है, कर को हटा दिया था, इसीलिए इसको ये कहा जाता है। तो ये राजेंद्र चोल, राजा राज चोल और कुलोत्तुंग, ये तीन प्रथम बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं इसमें। आगे देखते हैं विक्रम चोल को। तो विक्रम चोल ने चिदम्बरम के नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। इन्होंने क्या करा था, त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो यही है। अब राजेंद्र तृतीय आएगा, इस वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम कौन था, राजेंद्र तृतीय। इन्होंने मारवर्मन कुलशेखर पांडे ने चोल राज्य को जीतकर इसके साथ चोल वंश समाप्त हो गया। अब चोलों के प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। चोल के प्रशासनिक जो था व्यवस्था 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को मंडल कहते थे। जैसे देखेंगे प्रशासनिक इकाइयों को, तो इसमें राज्य था, मंडल, बेलनाडु, नाडु, कुर्रम या कोट्टम, ये 6 था। 6 प्रशासनिक इकाइयां थी। चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, स्थानीय स्वशासन। जैसे अभी हम लोग देख चुके हैं, तो स्थानीय स्वशासन जो था चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। आगे देखते हैं धार्मिक स्थिति। चोल काल में वैष्णव और शैव मतों का व्यापक प्रसार हुआ, जिसमें अलवार एवं नयनार ये 2 था। देखेंगे नयनार जो था शिव समर्थक था, अलवार जो था विष्णु, मतलब वैष्णव समर्थक, विष्णु का उपासक था। तो ये था। चोल शासकों ने शैव धर्म को विशेष प्रश्रय दिया। चोल कालीन एक धार्मिक संगठन मूल पेरुडियार का उल्लेख मिलता है। नैनार संत, अब कौन कौन नैनार संत है इसको बताया गया है। जैसे अपर नान संबर, तिरुमुल्लर, सुंदर मूर्ति, नाम्बी, ये सब अंडार नाम्बी, ये सब नैनार संत है। अब देखेंगे अलवार संत को। अलवार संत कौन है, तो पोएगई, पुड्डम, तिरुमलिशई, तिरुमंगई, अंडाल, पेरीपलवार, ये सब क्या थी, तो ये सब थे नैनार। देखेंगे अलवार, इसमें नैनार में देखेंगे कि 63 संत हुए हैं और अलवार में 12 संत हुए हैं। नैनार जो शिव से संबंधित है, अलवार जो है विष्णु से संबंधित है। अब कला एवं संस्कृति इसके देखेंगे, तो चोलों के अंतर्गत मंदिर बनाने की ये द्रविड़ है। द्रविड़ शैली जिसका प्रारंभ पांड्य पल्लवों ने 7वीं शताब्दी एवं 9वीं शताब्दी के बीच किया था, शीर्ष पर पहुंच गई। तो द्रविड़ शैली शीर्ष पर पहुंची थी। देखेंगे अगर इंडिया के मैप को ध्यान से देखें, तो जो उत्तर भारत है तो इसमें नागर शैली है। नागर शैली है, ये मंदिर बनाने की शैली है। ये साउथ में देखेंगे द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली। और जो दोनों का मिला जुला रूप है इधर में मध्य में, ये है बेसर। तो ये बेसर शैली है। तो ये 3 शैलियां हैं जो मंदिर निर्माण कला की शैली है। तो कौन कहाँ है, तो उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़। तो ये सारे हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण का, तो द्रविड़ शैली यहाँ पे प्रमुख थी। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषता क्या थी, तो वर्गाकार या ऊंचे विमान
मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहस्थ सदन आदि ये सब होते थे उसमें। जैसे गोपुरम होगा, वर्गाकार आकृतियां, ऊंचे विमान होंगे, ये सब होते थे मंदिर में। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ है, ये द्रविड़ शिल्पकार की सर्वोत्तम कृति है। तो साउथ में जितना बनेगा वो लगभग लगभग द्रविड़ काल का ही, द्रविड़ कला ही होगा, द्रविड़ शैली ही होगा। भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना जाता है यही। देखिएगा ये बहुत भव्य मंदिर है। तो आगे देखते हैं। तंजौर से प्राप्त नटराज शिव की कांस्य मूर्ति यहां मिला है। कहां से? तंजौर से। तंजौर से मिला है नटराज शिव की कांस्य मूर्ति। इसके अलावा पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश की मूर्तियां भी प्राप्त हुआ है। तो तंजौर से किसका? नटराज का। नटराज जो है मेनली शिव को समर्पित है, यहाँ लिखा हुआ है शिव की मूर्ति है वहां। नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा कुंभकोणम के नागेश्वर मंदिर में है। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कहाँ दिखाई देता है? तो बृहदेश्वर मंदिर के दीवारों पर। चोल काल में मंदिर और ग्राम महासभाएं शिक्षा व्यवस्था करती थी। इसमें कहा जाता है कि मंदिर में जो करा जाता था शिक्षा की व्यवस्था मंदिर में और ग्राम सभा में, इसमें मुफ्त शिक्षा दिया जाता था सभी विद्यार्थियों के लिए, ये मुफ्त में मिलता था। इस काल में संस्कृत और तमिल भाषा साहित्य का काफी प्रगति हुआ था। राजराज प्रथम ने राजेश्वर नाटकम तथा राजराज विजयम ग्रंथ है, ये ग्रंथ लिखा। तो ये सब लिखा था। कुलोत्तुंग प्रथम ने राजकवि कौन था? जयगोंदर ने कलिंग तुपर्णी तथा दरबारी सैकिलार ने प्रिय पुराणम की रचना की। ये दो कवि थे कौन कौन? तो सैकिलार और जयगोंदर, इन्होंने एक एक बुक की रचना की है। ये देखें। कुलोत्तुंग तृतीय के संरक्षण में कंबन का नाम सुने होंगे, जो साउथ में रामायण जो है तमिल रामायण उसकी रचना किए थे। तो देखेंगे कि रामायण जो है भारत में बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं, लगभग 2600 रामायण है। उसी में से एक कंबन का रामायण है जो प्रमाणिक माना जाता है। परांतक प्रथम के संरक्षण में बेकट माधव ने देखिए री ग्रंथ दीपिका की रचना की। वेकट माधव जो था वही रचना किया था। चोल शासक वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बताया गया है इसी में, री ग्रंथ दीपिका में। तो यही सब आज था। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।